Hello everyone, welcome to RK Rajput Maths. I hope you are good and doing well. Today we will learn installments in compound interest. Installments आपने सुना होगा, दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक जो बेस्ड होती हैं सिंपल इंटरेस्ट पर और एक होती है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो आज हम इंस्टॉलमेंट्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट देखने वाले हैं। किसी अदर वीडियो में हम इंस्टॉलमेंट्स इन सिंपल इंटरेस्ट की भी बात कर लेंगे। आई प्रॉमिस यू, मेरा आपसे वादा है, इस वीडियो के बाद आपको इंस्टॉलमेंट्स की कोई भी किसी भी टीचर की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ये आपके लिए कंप्लीट पैकेज रहने वाला है। मैंने देखा है, मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम आती थी इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चंस करने में, तो मैंने अपनी खुद की रिसर्च करी है इस टॉपिक पर, तो कुछ मैंने कंटेंट तैयार किया है, आप उसको देखना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। टीचर क्या करते हैं, सब क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं कहता हूँ कि इंस्टॉलमेंट्स वाला जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे, एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस पर फिर मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चंस फिर आपको काफ़ी आसान लगेंगे। एक बार बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है पूरा अच्छी तरीके से। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, पूरे यूट्यूब पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। आज आपको पहली बार लगेगा कि इंस्टॉलमेंट्स में हाँ कि कुछ आपने पढ़ा है, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में। तो चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबने एक फॉर्मूला सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। कंपाउंडेड अमाउंट का, ये क्या है, कंपाउंडेड अमाउंट P 1 + R/100 की पावर T, सही है, ठीक है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है, कई बच्चों को पता होगा, ये जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल फार्मूला ये होता है N × 100 N × T, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर N जो अंडरस्टूड होता है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड्स इन टाइम T, ठीक है। तो अभी के लिए हमें इस फॉर्मूले से काम करना है, तो अभी हम बस ये याद रखेंगे। आपको ये फॉर्मूले जो भी है कहाँ से आए, कैसे बने, आपको इनका प्रूफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर क्या, एक मेरे पास लेंडर है, ठीक है, और एक बोरोवर है। तो बोरोवर क्या करता है कि लेंडर के पास जाता है। लेंडर कौन होता है, पैसे देने वाला, और बोरोवर पैसे लेने वाला, ठीक है। तो बोरोवर लेंडर के पास जाता है, कहता है कि मेरे को कुछ अमाउंट पैसे की ज़रूरत है, मीन्स कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, उधार दे दो मेरे को। तो वो कहता है ठीक है, पी, वो बताता है कितना चाहिए, तो वो कहता है पी चाहिए मेरे को, पी अमाउंट प्रिंसिपल, ठीक है। तो वो कहता है ठीक है भाई, ले जा प्रिंसिपल। तो बोरोवर से लेंडर क्या कहता है, पर मेरी एक शर्त है, मैं ये जो पैसा तेरे को दे रहा हूँ, ये जिस भी टाइम बाद मैं वापस लूँगा उस पर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा हर साल के हिसाब से, ठीक है। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट रेट मेरी क्या मान ले रहा हूँ, मैं R मान ले रहा हूँ, और T में क्या मान ले रहा हूँ। देखो, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ अजम्पशंस लेता चलूँगा और बाद में सारे अजम्पशन हटा के जनरलाइज करूँगा, तो सारे अजम्पशंस ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। तो मैं जो अजम्पशन ले रहा हूँ बस इसीलिए ले रहा हूँ, ईज़ ऑफ डूइंग के लिए, जिससे कि मैं आसानी से आपको समझा सकूँ इस कॉन्सेप्ट को। तो मैं T जो है 4 लूँगा, मीन्स 4 साल के लिए बात करूँगा। मीन्स लेंडर और बोरोवर में जो डील होनी है वो सिर्फ 4 साल के लिए होनी है, ठीक है। मीन्स अब जो है बोरोवर उसको लेंडर को पैसा वापस करेगा तो कितने साल बाद करेगा, 4 साल बाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैं टी ईयर्स भी कह सकता हूँ, पर आसानी से समझने के लिए मैं 4 साल ले रहा हूँ बस यहाँ पर, ठीक है। तो 4 साल बाद देखेंगे, आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है, कितना अमाउंट वापस करेगा, P 1 + R/100 की पावर 4। इतनी बात समझ में आती है। ये जो अमाउंट वापस कर रहा है इसको, तो लेंडर को कितना मिलेगा, 1 + R/100 की पावर 4। तो ये हो गया अपना केस 1। क्या हो गया, केस 1 सॉरी, ठीक है। तो इसने क्या किया यहाँ पर, इसने जो वापस किया, क्या किया, ये एक अमाउंट क्या है, लमसम,
लमसम क्या होता है, मीन्स इकट्ठा पैसा वापस करा उसने, किस्त तो दी नहीं, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट्स तो दी नहीं उसने, ठीक है, टुकड़ा में पैसा वापस ना करते हुए उसने क्या किया, उसके बजाय इंस्टॉलमेंट देने के बजाय क्या किया उसने, इकट्ठा पैसा लमसम वापस किया, तो उसके पास ये पैसा गया, ठीक है, P 1+R/100 की पावर 4। अब देखते हैं सेकंड केस, तो मैं फिर से मान लेता हूँ यहाँ पर लेंडर और बोरोवर। तो लेंडर क्या करता है, P अमाउंट देता है इसको P अमाउंट की नीड थी, तो कहता है P अमाउंट दे दे भाई, तो उसने दे दिया, ठीक है। अब क्या कहता है, अब अजम्पशन क्या मानूंगा मैं, एक अजम्पशन फिर से मानूंगा ईज ऑफ डूइंग के लिए, जिससे कि मेरे को आसानी रहे, तो क्या मानता हूँ, जो इंस्टॉलमेंट्स में मानता हूँ, क्या मानता हूँ, एक्स इंस्टॉलमेंट्स क्या मान लेता हूँ मैं, फिक्स्ड मान लेता हूँ, और फिक्स्ड कितनी मान लेता हूँ, इसको मैं क्या लेता हूँ, एक्स। फिक्स्ड का मतलब ये है कि इंस्टॉलमेंट, जब ये आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट फिक्स्ड भी रहेंगी कई क्वेश्चंस में, और कई क्वेश्चंस में डिफरेंट भी रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि एक पहली इंस्टॉलमेंट 1000 की है, दूसरी 2000 की है, तीसरी जो है 2200 की है, इस टाइप से भी रहेंगी, ठीक है। तो अभी मैं आसानी रहे मेरे को, तो मैं एक्स मान लेता हूँ, तो मैं पहली इंस्टॉलमेंट ये देगा, ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट बोरोवर जो है इसको वापस करेगा, ठीक है, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट वापस करेगा। 4 साल की बात है ना, हर साल के अंत में ईयरली इंस्टॉलमेंट्स दे रहा है ये, ठीक है, मैंने ये मान लिया है यहाँ पर कि ईयरली इंस्टॉलमेंट्स वापस कर रहा है, तो 4 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, ये बात समझ में आती है। तो 4 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी, तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं इसको x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 4x। तो अब एक बात यहाँ से ये बताओ, ये जो 4x है ये लमसम P 1+R/100 की पावर 4 से छोटा है, बड़ा है, ध्यान से देखो, आप कहोगे 4x जो है लमसम से छोटा है, लमसम से छोटा है, क्यों, आप यहाँ से ये समझो, यहाँ पर जब लमसम देने की बात आ रही है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 4 साल के लिए P अमाउंट पर अब यहाँ से एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि जब भी हम इंस्टॉलमेंट देते हैं तो जितना भी इंटरेस्ट लगा होगा प्रिंसिपल पर, उसमें से माइनस हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे कि ये प्रिंसिपल है, इस पर 10% का इंटरेस्ट लगाता हूँ मैं, 11/10 कर देता हूँ मैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं किस्त दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, किस्त इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, तो एक्स अमाउंट। तो हमने देखा कि 1 साल बाद जो प्रिंसिपल बढ़ा उसमें से हमने इंस्टॉलमेंट माइनस कर दी। अब सेकंड टाइम क्या होगा, फिर से वो क्या बढ़ेगा, वो इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट लगेगा तो 11/10 किया। अब इस बार 11/10 करने के बाद फिर से मैंने माइनस कर दिया एक्स। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि एक जो इंस्टॉलमेंट जा चुकी है उसके बाद इंटरेस्ट लग रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि इंटरेस्ट लगने के बाद फिर हमने एक इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर उसके बाद फिर से इंटरेस्ट लग रहा है, फिर हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है CI के केस में, किसके केस में, CI के केस में, CI के केस में क्या होता है कि जो इंस्टॉलमेंट्स होती है, इंस्टॉलमेंट जो होती है वो हमारी जो है इंटरेस्ट लगने के बाद घटती है, किसकी, यहाँ पर देखो इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट, और यहाँ पर इंटरेस्ट जो है लग चुका है, ये है इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्ट फिर लग चुका है और इंस्टॉलमेंट यहाँ पर फिर माइनस हो रही है, मीन्स प्रिंसिपल में से डायरेक्ट नहीं घटती है, जो इंस्टॉलमेंट जो होती है प्रिंसिपल में से डायरेक्ट नहीं घटती है, वो इंटरेस्ट लगने के बाद कटती है। ये वाला जो केस है कि इंस्टॉलमेंट जो प्रिंसिपल में से डायरेक्ट कटेगी, ये जो केस है CI का केस है, ये दोनों में कंपैरिजन में आपको जब इस इंस्टॉलमेंट इनका सिंपल इंटरेस्ट बताऊंगा तब मैं इसको समझा दूंगा वहाँ पर दोबारा से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अभी के लिए आप ये याद रखो, यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट होगी कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट्स में जो इंस्टॉलमेंट माइनस होगी वो इंटरेस्ट लगने के बाद माइनस होगी, इतना स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये मैंने बताया लमसम जो है इससे 4x जो है लमसम से छोटा है, इतनी बात ये भी समझ में आती है आपको। तो मुझे ये बताओ, इसको जो है बोरोवर को फ़ायदा हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा,
आप कहोगे बोरोवर को मॉनेटरी टर्म्स में क्या हो रहा होगा, मॉनेटरी टर्म्स में बोरोवर को फायदा हो रहा होगा। आप देख पा रहे हो कि लमसम से छोटा है 4x लमसम से छोटा है, तो इसको जो कम पैसे देने पड़ रहे हैं, और यहाँ जो ज़्यादा देने पड़ रहे हैं केस 1 में, केस 2 में क्या है, कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो मॉनेटरी टर्म्स में इसको फायदा हुआ। ठीक है, एक बात और मैं कहता हूँ, अगर आप तक पहुँच पाए तो, आप समझ पाओ तो, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो इसको जो है ना फायदा ना नुकसान, जो फायदा नुकसान उसको यहाँ पे हो रहा है वही फायदा नुकसान यहाँ पे हो रहा है, कोई भी बदलाव नहीं है अगर आप समझ पाओ तो। मॉनेटरी टर्म्स की बात ना करें, क्योंकि यहाँ पर टाइम इज मनी वाला खेल है सारा। आप देखोगे कि यहाँ पर वो पैसा जो है अपने पास रख पा रहा है, 4 साल तक प्रिंसिपल रख पा रहा है, उस पैसे का वो यूज भी तो कर सकता है कहीं और, ठीक है। बल्कि यहाँ पर क्या है, वो बीच बीच में पैसा देता जा रहा है, उसके पास से जल्दी पैसा जा रहा है, तो यहाँ पर टाइम इज मनी वाला खेल है, ठीक है। तो अब जो है लेंडर को देखते हैं हम। लेंडर को देखेंगे तो आप कहोगे कि लेंडर को, एक बात बताओ मेरे को, लेंडर को नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? इस सेकंड केस में लेंडर को नुकसान होगा या फायदा होगा? लेंडर को फर्स्ट केस में P1+R/100 की पावर 4 पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो हम देखते हैं लेंडर को इसमें क्या मिलेगा। इसने एक्स अमाउंट वापस किया था आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पर आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। इतनी बात समझ में आती है? तो एक्स अमाउंट पर आपको क्या लगता है लेंडर क्या करेगा? इसको अपने घर तो रखेगा नहीं, लेंडर का तो काम है, बिजनेस है उसका, ब्याज पर पैसा उठाना, कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा उठाना उसका बिजनेस है। तो वो क्या करता है कि ये मान लेते हैं हम यहाँ पर, वो किसी और बोरोवर को दे देता है, और बोरोवर को दे देता है, ये भी ना मानकर हम मान लेते हैं वो जिस रेट पर इसने बोरोवर को दिया है उसी रेट पर वो बैंक में पैसा रखता जाता है। तो 1 साल बाद दिया है तो ये अब कितने साल के लिए बैंक में पैसा रखेगा? 3 साल के लिए। 3 साल के लिए क्यों? क्योंकि हमें 4 साल के बाद इनकी डील क्लोज करनी है, इसके बाद हमें ये देखना है कि लेंडर को क्या मिला, ठीक है, लेंडर के पास कितना पैसा आया। अब देखते हैं x 1+R/100 की पावर 3, यहाँ पर x 1+R/100 की पावर 2, यहाँ पर 2 साल के लिए पैसा रख पाएगा क्योंकि 2 साल बाद दे रहा है और 4 साल बाद हमें देखना है, तो 2 साल ये हो चुकी हैं और 2 साल ये अपने पास मतलब बैंक में रख पाएगा R रेट पर, ठीक है। और इसको कितने टाइम रख पाएगा? 1 साल बस, ठीक है। और इसको तो क्या करेगा, सुबह रखेगा और शाम को पैसे वापस निकालेगा, तो इस पर तो कोई इंटरेस्ट लगना ही नहीं है। यहाँ पर एक और अजम्पशन आप मान सकते हो। अजम्पशन क्या मान सकते हो कि मॉर्निंग में अगर मैं 100 रुपीज़ जो है लोन लेता हूँ और इवनिंग में इसको वापस करता हूँ, तो मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपीज़ से ही डेट जो है क्लियर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? ये मैंने एक और अजम्पशन मान लिया, मीन्स सेम डे के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं सेम डे मान ले रहा हूँ कि जो है सुबह मैंने पैसे जमा करे होंगे बैंक में और शाम को मैंने निकाल लिया। तो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो आप बताओ मेरे को क्या मिलेगा? आप समझ पा रहे हो? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि लेंडर को जो है जितना फ़ायदा उसको यहाँ हो रहा होता है उतना ही फ़ायदा लेंडर को यहाँ हो रहा होता है। तो उसने इसके लिए क्या किया, क्योंकि उसका तो बिजनेस ही कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ठीक है। तो उसने बैंक में रखता गया, तो इससे उसका क्या हुआ, जो पैसा वो बोरोवर से कमाना चाह रहा था, लेंडर जो पैसा बोरोवर से कमाना चाह रहा था, वो अब उसने किससे कमा लिया? वो कमा लिया बैंक से। तो मैं इस वाली बात को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, x 1+R/100 की पावर 3, ठीक है, प्लस x 1+R/100 की पावर 2, x 1+R/100 की पावर 1 प्लस x। तो ये किसके इक्वल है? ये किसको इक्वल है पता है आपको? ये इक्वल है इस लमसम के P 1+R/100 की पावर 4। मैंने बताया लेंडर को मॉनेटरी टर्म्स में भी नुकसान नहीं होता। लेंडर, मैंने एक लाइन बोली थी टाइम इज मनी, ये इसको लेंडर को वापस कर दे रहा है जल्दी, तो लेंडर अपने घर पर थोड़ी रखेगा, वो बचे हुए टाइम के लिए उसी रेट पर कहीं और इन्वेस्ट कर देगा। मींस मैंने बोला बैंक में रख दिया या फिर किसी और बोरोवर को दे दिया, और मैंने मान लिया था कि जो है सभी पैसों को बैंक में रखते जा रहा है R इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो उसके लिए ये हमारी इक्वेशन 1 होगी।
इक्वेशन 1। एक बार देख लो, इतनी बात समझ में आती है। आई होप अच्छे से आप समझ पा रहे हो। तो ये जो है सारे अजम्पशन थे अपने, इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या था अपना, ये था केस 2। केस 2 सही है। अब नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं कुछ और बातें। आपने एक टर्म सुना होगा, डिस्काउंटिंग। जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते जाना। वैसे तो मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी मैंने बताया उसको आप अच्छे से नोट करते जाना। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। वहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, कुछ डाउट रह रहे होंगे, ठीक है, वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कोई भी टीचर इसको इतना डिटेल में नहीं बताता, क्योंकि टीचरों ने खुद इसको डिटेल में इतना अच्छे से नहीं इस पर रिसर्च किया होता। तो मैंने इसको काफ़ी अच्छे से समझाया, फिर मैं आपके सामने कंटेंट लेके आया हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। अब देखते हैं डिस्काउंटिंग क्या होता है। तो डिस्काउंटिंग जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा इसको नोट कर लेना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग it is the process of determining the present value of the payments or stream of payments that is to be received in the future। एक बार पढ़ देता हूँ मैंने क्या लिखा है। डिस्काउंटिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पेमेंट्स और स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स दैट इज टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर। अब इससे क्या तात्पर्य है मेरा, आओ समझते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू मैंने लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू, इसी को हम क्या कह सकते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू, ठीक है। और मैंने लिखा है पेमेंट्स और स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इंस्टॉलमेंट्स। आप देखोगे इंस्टॉलमेंट्स जो है प्रिंसिपल लेने के बाद, कर्जा लेने के बाद जो है हम बाद में ही तो देते हैं फ्यूचर में। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताऊं, अगर हम इंस्टॉलमेंट्स को उस टाइम फ्रेम पर ले आए, किस टाइम फ्रेम पे, उस टाइम फ्रेम पे जिस टाइम फ्रेम पे हमने प्रिंसिपल लिया है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू बोलेंगे। जैसे कि हमने एक्स जो है हमने देखा यहाँ पर जो है एक्स हमने ये रही एक्स जो हमने एक्स 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 फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट ली थी हमने, तो ये इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो हमने देखा अगर मैं इस इंस्टॉलमेंट को इस टाइम फ्रेम पर ले आऊँ, इस इंस्टॉलमेंट को इस पर ले आऊँ और इसको मीन्स पी वाले टाइम फ्रेम पर अगर मैं इसको ले आता हूँ इन इंस्टॉलमेंट्स को, तो क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंटेड वैल्यूज हो जाएंगी। ये जो है इसको मैं कह देता हूँ ए, इसको मैं कह देता हूँ बी, इसको मैं कह देता हूँ सी, इसको मैं कह देता हूँ डी। तो ये वाली पहली जो इंस्टॉलमेंट थी इसको मैं पी वाले टाइम फ्रेम पर ले आऊँ, जिस वक्त मैं लोन ले रहा था, तो इसकी क्या वैल्यू रही होगी, मान लेता हूँ मैं इसको मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है, 100 100 100 100। तो कुछ वैल्यू इसकी ऐसी रही होगी, यहाँ पर समथिंग मैं मान लेता हूँ 1 साल बाद कुछ ऐसी रही होगी 70। ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया है, ठीक है, एक्चुअल में कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और निकल के आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको मिटा दूं तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इससे, ठीक है। प्रेजेंट टाइम फ्रेम में ले आएंगे तब के लिए ही, ठीक। तो अभी इस सब बात को मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। जैसे अभी क्या चल रही है, 2025 चल रही है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ
क्या लिखता हूँ, मैं मानता हूँ मेरे पास 2025 में कितने 100 रुपये हैं, क्या है 100 रुपये। चलो ये छोड़ो, अभी चल रही है 2025 और 2050 की बात करता हूँ। अगर मैं 2050 में, मैं मानता हूँ मेरे को 2025 में मेरे को लोन लेना पड़ा, ठीक है, कुछ मैंने लोन लिया जिसकी वैल्यू है ए अमाउंट का मैंने लोन लिया, ठीक है, बैंक से, तो 2050 में मेरे को इसका पेमेंट करना पड़ रहा है 1 लाख। इतनी बात समझ में आती है। 2050 में मेरे को 1 लाख का पेमेंट करना पड़ रहा है, मीन्स 25 साल के अंदर मेरे को 1 लाख जो है, ये क्या कंपाउंडेड अमाउंट है, मेरे को कितना पे करना पड़ रहा है बैंक को, डेट पे करना पड़ रहा है 1 लाख। अब मेरे को ये बताओ इस 1 लाख का 2025 में कितना अमाउंट रहा होगा, मीन्स मैंने बैंक से कितना अमाउंट जो है लोन पर लिया होगा, वही क्या है हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू है। क्या है डिस्काउंटेड वैल्यू, मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स, जो फ्यूचर पेमेंट्स है या फिर कई सारे पेमेंट्स हो सकते हैं, ये जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स, मीन्स इंस्टॉलमेंट्स जो हमने लिया है X1 X2 X3 या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट XXX, कई सारे हो सकते हैं। तो इस इंस्टॉलमेंट की आज जो वैल्यू है वो हमें बतानी है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं। अब ये कैसे निकलेगी, तो ए पर कुछ रेट रही होगी, ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्काउंटेड वैल्यू मैं कह सकता हूँ ए इंटू, मैं रेट मान लेता हूँ 10%, ठीक है, तो ये 11/10 रही होगी, तो 25 साल के अंदर मेरे को कितना कर्जा वापस करना पड़ रहा है, यही तो है कंपाउंडेड अमाउंट, ठीक, यही तो है कंपाउंडेड अमाउंट। आप देखोगे ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल, और ये क्या है, अब देखो बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से जैसे पी लिखते हैं वहीं मैंने ए लिख लिया है, तो यहाँ पर रेट क्या बताई मैंने 10%, 10/100। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 110/100, 110/100 को सॉल्व करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 11/10 मिलेगा। तो वही तो मैंने किया, और कितने टाइम के लिए, 25 ईयर्स के लिए। तो 25 ईयर्स के बाद अगर मैं कहता हूँ कितना अमाउंट बन रहा है, 1 लाख, ठीक है, तो अब 1 लाख बन रहा है, तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, 1 सेकंड में फ़ोन पर कैलकुलेट करके देखता हूँ, ये आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर कुछ आएगी, मेरे को याद नहीं है, फ़ोन मेरा बाहर रखा हुआ है, ठीक है, ए की कुछ वैल्यू आएगी, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर ए की वैल्यू, इसको 50 मान लेता हूँ, मेरे को जहाँ तक मेरे को कुछ याद आ रही है, मैंने कुछ करके देखा था। अगर मैं इसको 2075 मान लेता हूँ, 2075 सही है, 50 ईयर्स का गैप आ जाएगा फिर तो, 50 ईयर्स, मेरे को जहाँ तक याद आ रही है इसकी वैल्यू 837 आ रही थी, 837 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए की डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगी हमें 2075 में, ईयर 2075 में 1 लाख अगर मेरे को डेट पे करना पड़ रहा है, तो आज के टर्म्स में प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू उसकी क्या होगी, ए होगी, तो ए की वैल्यू 837, मीन्स मैंने आज अगर मैं 837 रुपये का लोन लेता हूँ तो 50 साल बाद 10% की रेट से मेरे को उसका 1 लाख रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है, मैंने इसको चेक नहीं किया है कुछ भी, आप कर लेना, इसको देख लेना। तो ये हमने डिस्काउंटिंग देखी, अब आगे बढ़ते हैं। ये डिस्काउंटिंग से बताने का मेरा क्या तात्पर्य था आप वो समझते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स बताई थी, एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली इंस्टॉलमेंट मैंने बताई थी, तो पहली इंस्टॉलमेंट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, या फिर डिस्काउंटेड वैल्यूज और डिस्काउंटेड वैल्यूज। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। तो क्या थी, मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी, मैंने बताया था आपको यहाँ पर
यहाँ पर मैंने बताया था इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ, इसको मैं डी मान लेता हूँ। ए बी सी डी मैंने मान ली थी यहाँ पर, ए बी सी डी। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ जो पहली प्रेजेंट वैल्यू है इस पर कुछ इंटरेस्ट लगा होगा। जो ये जो है किसके लिए है, ए किसके लिए है, पहली जो इंस्टॉलमेंट दी है ये कब दी है, आफ्टर 1 ईयर। तो आफ्टर 1 ईयर के दिए हमने, तो 1 साल तक इस पर कुछ इंटरेस्ट बनेगा, कुछ इंटरेस्ट बनेगा। तो इंटरेस्ट कितना था हमारा, वो था आर इंटरेस्ट था हमारा, आर इंटरेस्ट। तो अभी हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, एक्स, ये भी कितनी है एक्स, ये भी कितनी है एक्स, और ये भी कितनी है एक्स। तो इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू है, इसकी ये है, इसकी ये है, और इसकी ये है। ठीक है, अभी हम इसको इक्वेट कैसे कर पाएंगे, इक्वेट ऐसे कर पाएंगे, इस पर कुछ जो इंटरेस्ट लगा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे को यहाँ निकलना पड़ेगा 1 + R/100। कितने टाइम के लिए लगा होगा, 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो 1 साल बाद ये जो है एक्स बन जाएगी। इसको देखेंगे तो ये कितने टाइम बाद बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साल बाद एक्स बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3 साल बाद, और ये बन जाएगा 4 साल बाद। आप देखोगे मैंने डी जो है, यहाँ से देखो डी जो है कितने साल बाद पे किया है, डी का जो पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट है वो मैंने 4 साल बाद दी है। तो डी पर मेरे को 4 साल तक वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये एक्स बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो x + x की वैल्यू क्या है, ये है। तो अब मेरे को ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है, डी निकालना है। तो एक्स के टर्म्स में मैं इनको निकाल लेता हूँ, तो क्या निकल के आएगा, आप देखोगे ए की वैल्यू निकल के आएगी x/1 + R/100 की पावर 1। इसी टाइप से बी की वैल्यू निकल के आएगी x/1 + R/100 की पावर 2। इसी तरह से सी की वैल्यू निकल के आएगी, ये डिस्काउंटेड वैल्यूज़ हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है डिस्काउंटेड वैल्यूज़। ठीक है, x/1 + R/100 की पावर सी है, ये 2 है, यहाँ पर 3, और d क्या है, x/1 + R/100 की पावर 4। ए बी सी डी डिस्काउंटेड वैल्यूज हैं, इसको तो मैंने इंस्टॉलमेंट्स में इक्वल करने के लिए मैंने इनसे इंटरेस्ट लगाया है। ठीक है, आप इसको डिस्काउंटेड वैल्यूज मत समझना, इसको डिस्काउंटेड वैल्यूज मत समझना, पूरी हमारी डिस्काउंटेड वैल्यूज हैं। मेरे को इस पार्ट को जो है इधर लेके आना पड़ेगा, तब आप समझोगे। डिस्काउंटेड वैल्यूज कौन सी है अब हमारी, ये है। ये कौन सी है, ये इंस्टॉलमेंट्स हो गई। ये क्या हो गई, ये अपने पास इंस्टॉलमेंट्स हो गई, और ये डिस्काउंटेड वैल्यूज हो गई। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। और ये आई कैसे, जब डिस्काउंटेड वैल्यूज पे हमने इंटरेस्ट लगाया तो इंस्टॉलमेंट्स बनी, और हमने इधर से एक्स के टर्म्स में हमने डिस्काउंटेड वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाल ली। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, पावर 4। अब चलते हैं हम इक्वेशन 1 पर। इक्वेशन 1 अपनी क्या थी, इक्वेशन 1 को हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, देखते हैं। सेलेक्ट, बिल्कुल, क्लोन, कॉपी, मूव कर लेते हैं हम इसको। पेज 5 पर मूव कर लेते हैं।
तो इक्वेशन 1 अपने पास क्या आ गई, ये जो आपके सामने है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अभी आप देखो, मैं इस वाले टर्म को 1 + r/100 की पावर 4 है, मैं इसको LHS की तरफ लेके आ जाता हूँ इक्वेशन 1 से। ध्यान से देखना, अब जो डिस्काउंटिंग वाली चीज़ है मैं इसको इसमें इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो बचेगा क्या अपॉन में, मेरे पास बचेगा 1 + r/100 मीन्स पावर 1 बचेगी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x/1 + r/100 की पावर 1, यहाँ पर लिख सकता हूँ x/1 + r/100 की पावर 2, यहाँ पर x/1 + r/100 की पावर 3, यहाँ पर लिख सकता हूँ x/1 + r/100 की पावर 4। ठीक है, बचेगा क्या मेरे पास यहाँ पर p। ध्यान से देखो, इतनी बात समझ में आती है, एक बार गौर से आप देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, आपने देख लिया होगा अच्छे से। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आपको x 1/1 + r/100 की पावर 1 आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, आप जो है पिछले पेज पर देखोगे तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और पावर 2 वाली वैल्यू किसके इक्वल है, पावर 2 वाली वैल्यू इक्वल है b के इक्वल है, और पावर 3 वाली c के, और पावर d वाली 4 के। इतनी बात समझ में आती है। तो मैं इसकी जगह a b c d लिख सकता हूँ, यहाँ पर इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, यहाँ पर d। ये किसके इक्वल आ गई, ये p के इक्वल आ गई। ये इक्वेशन अपनी, ये इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 2, और ये इक्वेशन 3। अच्छे से देख लो, तीनों इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैं डिस्काउंटेड वैल्यूज़ को प्रिंसिपल के टाइम फ्रेम पर ले आऊँगा और इन सबको ऐड कर दूंगा तो वो खुद ब खुद प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ से समझ में आ जानी चाहिए। जिन भी बच्चों को अभी भी डाउट रह रहा है, जब हम क्वेश्चन करेंगे, आई प्रॉमिस यू बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आने वाला है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आज से पहले आपने इंस्टॉलमेंट ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, पूरे यूट्यूब पर किसी ने आपको ऐसा नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, मैंने माना, पर एक बार आप समझ लोगे, आप इसमें बिल्कुल महारथी हो जाओगे। इंस्टॉलमेंट से कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, ए बी सी डी ये मैंने कर दिया। अब देखो, मैं यहाँ पर किसी एक इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को आपको जनरलाइज करके दिखा देता हूँ। जो अजम्पशन मैंने माने थे वो सारे खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 तो काफ़ी आसान है जनरलाइज करने के लिए। इक्वेशन 1 को मैं जनरलाइज कर देता हूँ। तो इसको मैं जनरलाइज करूँगा तो कैसे करूँगा, इक्वेशन 1 को मैं लिखता हूँ यहाँ पर x1। देखो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर जो फिक्स थी उसकी जगह मैंने वेरिएबल ले ली, मीन्स अलग अलग जो इंस्टॉलमेंट ले ली। 1 प्लस रेट तो अक्सर फिक्स ही रहती है, फिर भी मैं इसको डिफरेंट मान के आपको जनरलाइज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर n-1 आएगा। जो देखो आप जो यहाँ पर x1 मान रहे हो और यहाँ पर पावर 4 है, इसलिए यहाँ पर n-1 लेना पड़ेगा हमें। x2 1 + r/200 n-2 प्लस क्या आएगा x3 1 + r/100 n-3। ये चलता जाएगा डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो फिर क्या आएगा xn आएगा अब तो 1 + r/100। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा n-n। इतनी बात समझ में आती है। तो इक्वल्स टू में क्या रहेगा, इक्वल्स टू में आप देखिए p 1 + r/100 की पावर 4 है, तो मैं इसको जनरलाइज कैसे करूँगा, यहाँ पर p लिखा रहने दूंगा। तो 1 + r1/100। ठीक है, क्या करूँगा मैं यहाँ पर अब 1 + r2/100, ये 1 + r3/100, ये चलता जाएगा डॉट 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 डॉट।
तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है सब कुछ, यहाँ पर गलती हो गई हमसे, ठीक है। तो ये चलता जाएगा डॉट 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 मल्टीप्लाई में, तो लास्ट में मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1 + RN/100। इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस वाली इक्वेशन 1 को हमने जनरलाइज कर दिया है पूरी तरीके से, और आप देखोगे इक्वेशन 2 में कुछ नहीं है, बस हमारा ये वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर अपॉन में आ गया है, इसके बेस पर ये डिवाइड होता गया है इसके साथ, ठीक है। तो आप इसको भी जनरलाइज कर सकते हो, और ये तो काफ़ी आसान है, इसको कर सकते हो ABCDEFGH डॉट 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 डॉट, और इसको तो P ही रहेगा, इसका तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। ये हमारा जनरलाइज्ड इक्वेशन होगी इक्वेशन 1। इसका हमें कोई यूज़ नहीं पड़ने वाला, हमारा काम हो जाएगा इन तीनों इक्वेशंस को समझने से, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन रहने वाली है हमारी, ये इक्वेशन हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। इसको आप याद कर लो, ये आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। जो सेकंड मेथड में बताऊंगा क्वेश्चंस के अंदर, वो इसी मेथड से आपको बताऊंगा पूरा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा कॉन्सेप्ट। क्या हो गया, मेरे को कॉन्सेप्ट में प्रूफ करना था जो भी डिस्काउंटेड वैल्यूज है वो P के इक्वल है, ठीक। और ये वाला जो फॉर्म, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो जाएगी। तो अभी आप देख लो एक बार अच्छे से, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हमने 2 केसेस देखे, हमने सबसे पहले यहाँ से, फिर हमने इक्वेशन 1 बनाई। इक्वेशन 1 बनाने के बाद हमने डिस्काउंटिंग देखी, डिस्काउंटिंग क्या होती है और उसको कैसा, उसमें हमने एग्जाम्पल भी दिया उसको कैसे यूज़ करते हैं। पर आप यहाँ पे एक बात देखो, मैंने ये जो एग्जाम्पल बताया था आप इसको सच मत मान लेना, एक बार अपने कैलकुलेटर वगैरह से चेक कर लेना, ठीक है। ये बस मैंने एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे दिया था। फिर हमने इंस्टॉलमेंट डिस्काउंटिंग करके देखी, जो भी यहाँ पर जो हमने इंस्टॉलमेंट्स ली थी उनके ऊपर हमने डिस्काउंटिंग करके देखी ABCD वेरिएबल्स मान के, ठीक है। फिर हमने इसको लास्ट में जनरलाइज किया इक्वेशन 1 को। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट सारा फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो है हम क्वेश्चंस पर मूव ऑन करेंगे। एक बार जो है इन तीनों इक्वेशंस को आप देख लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने तीनों इक्वेशंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से समझा भी होगा। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। अ लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। कह रहा है अ लोन इज टू बी रिटर्न। तो लोन कितना है, लोन अपने आप में प्रिंसिपल होगा, जो भी अमाउंट वो ले रहा है बोरोवर लेंडर से, टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, हर साल के अंत में दी जा रही है, वो भी कितनी है, 2 हैं और दोनों इक्वल है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, रेट कितनी है 10% है, जो कि है कंपाउंडेड एनुअली एंड ईच इंस्टॉलमेंट इज ₹6534। जब इक्वल इंस्टॉलमेंट गिवन है तो यहाँ पर उसने हर एक इंस्टॉलमेंट 6534 की दी है, तो मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट्स है तो मेरे को सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएगा। मैं कह सकता हूँ टोटल इंस्टॉलमेंट, तो ये 8 हो जाएगा, ये 6 और 10 और 12, 1 कैरी 13, तो 1306 से टोटल इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, ठीक है, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो अब पूछ रहा है देन द टोटल इंटरेस्ट चार्जेस, तो टोटल इंटरेस्ट चार्ज पूछ रहा है। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले m.1 से बताऊंगा। m.1 किस पर बेस्ड है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ CI पर। अब वो क्या बताया था मैंने, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, अच्छा मैंने इरेज कर दिया था, तो मैं एक बार आपको स्टेटमेंट फिर से बता दे रहा हूँ। क्या बात बोली थी मैंने, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ CI क्या है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ CI ये है कि जब भी इंस्टॉलमेंट माइनस होगी, वो किस में से माइनस होगी, इंस्टॉलमेंट जब माइनस होगी जब प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लग चुका होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लग चुका होगा। तो देखो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कितना है 10%, 1/10 मीन्स 10 पर 1 का बढ़ना क्या है 10%, तो प्लस करेंगे इनको तो क्या आएगा 11, तो यहाँ से 11/10, तो प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लग चुका है, क्या लग चुका है, सॉरी आप देखोगे प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लग चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं इंस्टॉलमेंट इसमें से माइनस कर देता हूँ। यही है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ CI जिस पर m.1 बेस्ड है पूरा, ठीक। अब देखिए एक इंस्टॉलमेंट हो गई, अब जो भी अमाउंट बचा, ठीक है, उसके बाद फिर से इंटरेस्ट लगेगा। मीन्स इंस्टॉलमेंट माइनस करने से पहले हमारे पास इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट लगना जरूरी है, जो हम इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की उसमें।
जो SI की पढ़ेंगे तो वो उसमें अलग होता है, वो मैं वहाँ बताऊँगा, और दोनों को कंपैरिजन भी बताऊँगा वहाँ पर, जो कि इंस्टॉलमेंट ऑफ CI जो है और इंस्टॉलमेंट्स ऑफ SI दोनों का कंपैरिजन बताऊँगा। तो अभी मैं यहाँ पर फिर से माइनस करता हूँ एक और इंस्टॉलमेंट 6534। तो अब देखिए वो क्या कह रहा है कि लोन इज टू बी रिटर्न, मीन्स पूरा रिटर्न हो जा रहा है लोन, ठीक है। तो इसको जब 2 इंस्टॉलमेंट उसने दे दी, पहली और दूसरी, ठीक है, पहली और दूसरी दोनों इंस्टॉलमेंट दे दी उसने, ठीक है। तो जब ऐसा करने के बाद क्या हो जाएगा, अपने पास लोन जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसे समझना पड़ेगा। लोन इज टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, जब उसने दोनों, देखिए आप, एक इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट, दोनों इंस्टॉलमेंट दे दी, तो उसके बाद जो है उसका लोन जो है पूरा मतलब चुकता हो गया, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, देखिए ये उधर जाएगा RHS में, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मिटा के क्या होगा 6534, और 11 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो क्या आएगा, ये आएगा 11 5 55 10 11 9 99 4 11 4 594 594 10 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, ये इधर जाएगा 5940 हो जाएगा, ठीक है। और 5940 में मैं ऐड करूँगा 6534, क्या करूँगा P × 11/10 इक्वल्स टू 5940 प्लस 6534। एक काम करता हूँ, ऐड करने की बजाय पहले 11 से इनको कैंसिल कर लेता हूँ। 5940 मैंने कैंसिल आउट किया था, नहीं किया था, तो ये किया था 6534, तो इसका क्या आ रहा है 594, ठीक है 594, और 11 से इसको करेंगे तो क्या आएगा 55 540, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ऐड कर लेते हैं या तो क्या आ रहा है 1000 1040 और 90 कितना होता है 1040 1140, ठीक है। 100 मैंने ऐड कर दिया था, तो 100 में से 6 और माइनस कर देंगे, इसमें से क्या आएगा, ये आएगा 34 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11340 आपके पास प्रिंसिपल आ रहा है। इतनी बात समझ में आती है। और हमारे पास टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी थी, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैं इसको अमाउंट बोल देता हूँ, ठीक है। ये मैं पहले ही मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, जिससे कि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। जो लंप सम है इसको हम कंपाउंडेड अमाउंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, जब भी इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे तो इसको हम कंपाउंडेड अमाउंट बोलेंगे, ठीक है, लंप सम को। और जो इनका जो सम होगा, जो किस्त है, जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, जो कि है x यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 4x, इसको हम क्या बोल देंगे, जब भी टोटल करेंगे हम इंस्टॉलमेंट का टोटल करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको बोलेंगे हम अमाउंट। है तो ये भी एक तरीके से कंपाउंडेड अमाउंट ही, पर यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंपाउंड हो रहा है, और यहाँ पर पूरा 4 साल के लिए कंपाउंड हो रहा था, मीन्स लास्ट जब अब डील क्लोज हो रही थी तब तक के लिए कंपाउंड हो रहा था। तो मैंने इनको स्पेसिफाई कर दिया जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जब मैं अमाउंट बोलूँगा तो मैं बात कर रहा हूँ टोटल ऑफ इंस्टॉलमेंट्स का, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ TI बोल सकता हूँ, टोटल इंस्टॉलमेंट्स, या फिर सम बोल सकता हूँ, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। आप कुछ भी बोल लो, बस कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इसको हम कंपाउंड अमाउंट बोलेंगे। तो अभी देखते हैं हम क्या था अपना क्वेश्चन, क्या था, हाँ वो पूछ रहा है कि टोटल इंटरेस्ट चार्ज। और टोटल इंटरेस्ट चार्ज कैसे निकलेगा, टोटल, अब एक बात मैं बता दूं, जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है, इसके अंदर इंस्टॉलमेंट भी होती है, इंस्टॉलमेंट्स, सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। क्या बोल सकता हूँ मैं, सॉरी इंस्टॉलमेंट नहीं, ये तो अपने आप में सम है इंस्टॉलमेंट का। इसके अंदर प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। इंटरेस्ट कब का होगा, इंटरेस्ट इस हिसाब से होगा जिस हिसाब से मैंने बताया था यहाँ पर कि 1 साल बाद दे रहा है तो कितना इंटरेस्ट होगा, 2 साल बाद दे रहा है तो कितना होगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद, उस तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, ठीक है।
इतनी बात समझ में आती है आपको? तो यहाँ से जब मैं, ये तो हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँगा अमाउंट और प्रिंसिपल का, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? मैं कह सकता हूँ a माइनस पी करूँगा मैं, तो क्या निकल के आएगा? हमारे पास इंटरेस्ट निकल के आएगा आई। इंटरेस्ट लिख देता हूँ, इसको कोई इंस्टॉलमेंट ना समझ लेना आप। तो क्या आएगा यहाँ से 13068 माइनस 11340, 11340, इसको आप सॉल्व कर लेना। 8 2 10 में 7, ठीक है 1, तो 1728 अपना आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो हो गया m.1। अब देखते हैं m.2। m.1 किस पर बेस्ड था? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ CI पर। अब m.2 देख लेते हैं फटाफट से। m.2 क्या है? m.2 देख लेते हैं, ठीक है। m.2 बेस्ड है अपना इस इक्वेशन पर, जो हमने ड्राइव किया, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, उसमें इक्वेशन 2 मैंने बताई थी, ये वाली, ठीक है। इस पर बेस्ड है m.2। इस इक्वेशन को एक बार आप रीड कर लो। x 1 + r/100 की पावर 1, x 1 + r/100 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके से r1 r2, ओके। चलिए देखते हैं m.2। तो m.2 के लिए मैंने वहाँ पर क्या बताया था? x थी हमारे पास, x अपॉन, तो x क्या थी? इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 6534 डायरेक्ट करते हैं, आप वहाँ से देख लेना पूरा फार्मूला। तो 6534 अपॉन 1 + r/100, ये डिस्काउंटेड वैल्यू ही तो थी अपने आप में। ये a था, क्या था? ये a था, देखिए आप, क्या था? ये a था हमारे पास, कहाँ है? ये रहा। ये अपने पास क्या था? a, ये b था, c था, इस तरीके से स्मॉल a था ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1 + 11, अब क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 1 + 110/100, ये आएगा 10% की रेट है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 11/10 मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इसको यहाँ पर 11/10। जब आप दूसरा करोगे तो क्या आएगा? 6534। दूसरी डिस्काउंटेड वैल्यू की बात करोगे b की, तो b की क्या आएगी यहाँ पर? 11/10 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो किससे इक्वेट करेंगे? तो ये किसके इक्वल होगा? प्रिंसिपल के, क्योंकि ये पहली डिस्काउंटेड वैल्यू और ये दूसरी डिस्काउंटेड वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? प्रिंसिपल के। तो हम प्रिंसिपल ही निकालना है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम फटाफट। 6534 से इसको कैंसिल आउट करके क्या आ रहा था? ठीक है, 6534 से 5940 आएगा ये सॉल्व करने के बाद। और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद 5400 आ रहा था, यही आ रहा था ना। देखिए कहाँ से हमने किया था, ये है ना 5400 और 5940, ठीक है। इस तरीके से किया था हमने। इसको हम ऐड कर लेंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही थी प्रिंसिपल की वैल्यू? 11340। और हमें क्या है? हमें क्या पता है? हमें अमाउंट पता है। अमाउंट कितना है? अमाउंट क्या था? सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 13068। अमाउंट के अंदर क्या होता है? अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करूँगा तो प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो जाएगा, आई की वैल्यू निकल आएगी। क्या निकल के आएगी? 1728। ये अपना आंसर हो जाएगा 1728। अब देख लेते हैं m.3 फटाफट से। अब m.3 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और m.3 आपको तभी समझ में आएगा जिस भी बच्चे को m.2 समझ में आया होगा। अब m.2 में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से एक बात समझनी होगी। अब ध्यान से देखना, जो भी मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। मैं इतने पार्ट को यहाँ लिख लेता हूँ 6534, ठीक है। इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा, ठीक है। मेरे को ये बताओ, ये इतना पार्ट जो है 11/10 ये अपने आप में रेशियो है, ठीक है।
ये रेशियो है कि नहीं, यहाँ पर मैं यूनिट लिख देता हूँ तो यूनिट कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ भी मैं कुछ लिख सकता हूँ, यहाँ मैं एक्स जो भी यूनिट में लेना चाह रहा हूँ अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूँ, जो कि न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जानी है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 11/10 ऐसे लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, एम लिख लेता हूँ, एम यूनिट, ठीक है। यहाँ भी एम यूनिट। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता हूँ, 11m = 6534। तो मेरे पास क्या 1m की वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो 594। तो 10m की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या निकल के आएगी 5940। अब आप ध्यान से देखोगे एक्चुअल में हम यही तो निकाल रहे थे, 10m की वैल्यू, 10m की वैल्यू ही तो हमने निकाली है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आती है, यूनिटरी मेथड के थ्रू हम निकाल रहे थे। और आप m.1 में भी देखोगे एक्चुअल में यहाँ भी हम वही कर रहे थे, 5940 जो हमने किया है, ठीक है। और यहाँ पर 5400 जो भी आई है, ठीक है। m.2 से समझो आप, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक करेगा m.3 m.2 से, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला समझा देता हूँ, सेकंड जो डिस्काउंटेड वैल्यू है इसको समझ लेते हैं। इसको कैसे समझेंगे, 6534 में लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं 121 लिख सकता हूँ अपॉन 100। इसको मैंने ओपन कर लिया है, स्क्वायर कर दिया है इनका, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद मैं यहाँ पर वैल्यू ले लेता हूँ, यूनिट ले लेता हूँ n, कुछ भी ले लो आप, m भी ले लोगे n भी ले लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कैंसिल आउट हो जानी है तो मैं n ले रहा हूँ अभी के लिए, वरना आप इसको भी रिलेट करने लग जाओगे और कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने डिफरेंट ले लिया यूनिट। तो क्या है 121 यूनिट कितनी है 6534। यहाँ से 1n की वैल्यू निकल आएगी मेरे पास, कितनी निकल के आएगी 54। और तो मेरे को निकालना क्या है 100n की निकल के कितनी आएगी 5400। तो आप देखोगे मेरे पास 10m निकल आई और 100n निकल आई, यही तो मेरे को निकालनी थी। तो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा प्रिंसिपल। इतनी बात समझ में आती है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है m.3 में यूज़ होने वाला है। आप ध्यान से एक बार इसको समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, थोड़ा रेशियो तो हर जगह यूज़ होता है, और बाकी ये जो यूनिट का खेल है सारा मैं आपको रेशियो में समझाऊंगा, वहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आप इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। तो चलिए m.3 देखते हैं अब। m.3 क्या कह रहा है कि m.3 में हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यूज़, ठीक है। और एक तरफ लेते हैं हम क्या इंस्टॉलमेंट्स। और रेट से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेट कितनी थी 10%, इसको प्लस करेंगे 1 को इसमें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। तो हम कह सकते हैं रेट कितनी हो जा रही है, हर बार जब इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कितना लग रहा है 11/10 हो जा रही है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 10 से 11 हो जा रही है कोई भी चीज़। तो डिस्काउंटेड वैल्यू जो है 10 से इंस्टॉलमेंट जब बन रही है वो 11 हो जा रही है पहली बारी में, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू है, या फिर मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब शॉर्ट में इसको DV या फिर PV बोल सकते हो, PV प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इसको इंस्टॉलमेंट्स बोल देंगे हम, ठीक है। तो 10 से 11। अब जब सेकंड इंस्टॉलमेंट की बात आ रही है बनने की, वो कैसे बनी होगी, तो कोई भी डिस्काउंटेड वैल्यू 100 से 121 हो जा रही होगी। देखिए आप मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से 11 और 100 से 121, यहाँ समझ लीजिए। इसीलिए मैंने खोल के डिटेल में बताया था यूनिटरी मेथड के थ्रू। देखिए आप कि कोई भी चीज़ 10 से 11 हो जा रही है, ठीक है। देखो ये डिस्काउंटेड वैल्यू है और ये इंस्टॉलमेंट है, ऐसे ही यहाँ पर ये डिस्काउंटेड वैल्यू है और ये इंस्टॉलमेंट है। कोई भी चीज़ 100 से 121 हो जा रही है, यही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, 100 से 121, 10 से 11, ठीक। अब वो कह रहा है इंस्टॉलमेंट सेम है, इंस्टॉलमेंट सेम है तो भाई ये ले मैं सेम कर दे रहा हूँ, इसको 11 से मल्टीप्लाई करके इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। जब 11 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा ये तो 121 हो ही गया, ठीक है। इसको तो हर बार हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा इसी से काम चल जाया करेगा। इसको सेम बनाने के लिए जब भी कुल इंस्टॉलमेंट हुआ करेंगे इधर करना पड़ेगा, तो ये 110 हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आती है सॉरी, चलिए आगे देखते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है कि उसने क्या गिवन किया है, हमें सम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स गिवन किया है, अमाउंट गिवन किया है। देखिए आप यहाँ पर क्या था, अमाउंट गिवन था। तो अमाउंट हम देखेंगे ये क्या होता है, सम ऑफ इंस्टॉलमेंट से क्या होता है अमाउंट। तो दो ही इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो 2 इंस्टॉलमेंट है, तो मैं यहाँ पर इनका सम करूँगा तो क्या निकल के आएगा मेरे पास। आप देखिए डिस्काउंटेड वाले इसका सम करते हैं तो क्या निकल के आता है प्रिंसिपल, और इनका सम करूँगा मैं इंस्टॉलमेंट्स का तो निकल के क्या आता है अमाउंट।
बहुत अच्छे से समझ लेना। इस पहले क्वेश्चन को मैं इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से समझाता चल रहा हूँ, टाइम भले ही लग रहा है, पर एक बार इसको समझ जाओगे तो आप सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होने हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये अमाउंट है, अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल, खुद ब खुद प्रिंसिपल भी प्रेजेंट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी प्रेजेंट होता है, कह सकते हैं इंटरेस्ट प्रेजेंट है उसके अंदर। तो आप देखोगे तो मैं अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस लूँगा तो बचेगा क्या मेरे पास, इंटरेस्ट। अब देखते हैं डिफरेंस कैसे लेना है। अब एक बात बताओ मेरे को, 121 यूनिट किसके इक्वल है, 6534 के, है कि नहीं, है कि नहीं, 6534 के इक्वल। उसने गिवन किया है कि दोनों जो सेम है इंस्टॉलमेंट और किसके इक्वल है, 6534 के। तो यहाँ से मैं 6534 के वैल्यू में निकाल चुका हूँ 121 यूनिट। अब देखिए इस वाले लास्ट पेज में मैंने निकाल के दिखाई थी 121 6534, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 54 आ रही थी। तो यहाँ से मैं अलग अलग भी निकाल सकता हूँ, 100 यूनिट की यहाँ से 5400 निकाल लूँगा। क्या निकाल लूँगा, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल लूँगा, यहाँ से निकल के आ जाएगी 5400। और 110 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से, देखिए मैंने ये भी निकाली थी पिछले पेज पर, ये भी निकाली थी कहीं ना कहीं, ये आ रही है कितनी, 5940। आप समझो ध्यान से, वो यही चीज़ है, क्योंकि ये 121 हो गई है तो यहाँ पर 110 भी हो गई है। और आप देखोगे 11 और 10 में भी करोगे तब भी आपकी 5940 ही आएगी, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बस हमने सेम बनाया है इसको। आप करके देख लीजिए चाहो तो, 121 से डिवाइड करोगे इसको तो क्या आएगा, अपनी वैल्यू आएगी 121 से हमने डिवाइड किया तो 54 आई। तो 54 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, 54 में आप 110 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 11 4 जो 44, 4 कैरी, ठीक है, और 11 5 जो 55, 59, तो 5940 ही तो मिल रहा है आपको। अब करके देखना खुद से, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से प्रिंसिपल, तो इनको ऐड कर दोगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। ऐड करने के बाद हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा, और 6534 का मल्टीप्लाई हमने किया था, यहाँ भी 6534 है, तो 13 कितना आया था, कितनी थी, 13068 हमें क्या मिल जा रही थी, अमाउंट मिल जा रहा था। तो दोनों का डिफरेंस लेके हमें इंटरेस्ट निकल आएगा, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हम कैसे करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, 110, ये क्या हो गया, 110 हो गया था मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, कितना हो गया था, 110। तो मेरे को एक बात बताओ, हमें तो सिर्फ इंटरेस्ट से मतलब है कि नहीं, तो इसमें कुछ इंटरेस्ट बना होगा, पहली डिस्काउंटेड वैल्यू जब इंस्टॉलमेंट बन रही हो कुछ इंटरेस्ट बना होगा यहाँ पर बीच में, और सेकंड टाइम भी इंटरेस्ट बना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम, डिफरेंस देख लेंगे ना कितना इंटरेस्ट बन रहा है। ये क्या है, मल्टीप्लाई करके 121, खुद ब खुद दोनों सेम है। तो 110 और 121 का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 11, ठीक है, और 100 और 121 का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 21। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इन दोनों को ही ऐड कर देता हूँ, तो क्या आएगा 32, ऐड करके क्या आएगा, ऐड करके आएगा 32 यूनिट। तो अब मुझे ये बताओ, जब 121 यूनिट 6534 के इक्वल है तो सिर्फ मैं 32 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा तो डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या है 6534, इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो क्या आता है अपने पास, 594, यही आता है, सॉरी 54, तो 54 आता है। तो आप देखिए 32 इंटू 54 करूँगा तो यहाँ से आप डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे। डिटेल्स हम भी लगा सकते हो या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, काफ़ी आसान है, ठीक है। 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, ठीक 10, और 3 4 जा 12, 22, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 17, 1728 अपना आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार अच्छे से, ठीक है। अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा M.3 से हमें कैसे करना है, और अब हम सारे क्वेश्चन अब से M.3 से ही करने वाले हैं। एक बार अच्छे से आप नज़र दौड़ा लो अपनी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। इतना डिटेल में बताने के बाद आशा करता हूँ कोई भी डाउट आपका रहेगा नहीं, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपका। एक सेकंड, ये मैंने लिया था A = 837, मैंने आपको बता दिया था कि इसको चेक कर लेना।
हम यहीं पर चेक कर लेते हैं, इसमें कैलकुलेटर भी तो होगा, ठीक है। इसको भी मैं चेक करके सही कर देता हूँ। वैल्यू क्या थी, 1 लाख था, ठीक है। तो 1 लाख को हमें क्या करना था, डिवाइड करना था, हाँ डिवाइड करना था हमें किससे, 1.1 से। 11/10 था तो 1.1 हो गया। कितनी बार करना था, कितनी बार करना था हमें, 50 टाइम्स। तो सॉरी मैंने वहाँ पर गलती कर दी, 837 लिख दिया मैंने, वहाँ पर 851.85 आएगा। क्या आएगा, 851.85। यहाँ पर गलती हो गई मेरे से हल्की सी, 851.85। मुझे कुछ याद था कि 800 कुछ आ रहा है, ठीक है, तो वो गलती से 837 लिख गया, ठीक है। तो ये बात तो मैंने करेक्ट कर दी यहाँ पर, अब ये सही है एकदम। चलिए और देख लेते हैं अब कौन सा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने तीनों मेथड बता दिया आपको, अब M.3 से ही आपको क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 2। अ सम ऑफ मनी वॉज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 980। क्या है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें वापस करना है। अलाउइंग 4% कंपाउंड इंटरेस्ट द सम बोरोड वॉज, अब नियरेस्ट टेंस बोला है यहाँ पर, तो रिलेटिव सम भी नहीं लग पाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक। तो कैसे करना है M.3 से, तो 4% का है और 980 जो है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है। 4% क्या होता है, 1/25। तो कोई भी चीज़ जो है 25 से 26 हो जा रही है, 125 से सॉरी 625 से 676 हो जा रही है। 2 ही इंस्टॉलमेंट है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो इसको इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए 26 से मैं फिर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 26 का क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा अपने पास 650। सही है, इतनी बात समझ में आती है आपको। अब कह रहा है द सम बोरोड वॉज, सम बोरोड वॉज पूछ रहा है बस वो, ठीक। 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो 676 यूनिट किसके इक्वल है, 980 के, है कि नहीं। तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा, टोटल इनका कर लूँगा 1200, 1250 और 1275। 1275 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें, वो कैसे निकलेगी, 980 अपॉन, यहाँ से 980 अपॉन 676 आ जाएगा, इंटू 1275। इसको आप सॉल्व करोगे जैसे ही आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, इसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता देना। क्वेश्चन 3 देखते हैं। अ सम ऑफ ₹4,620 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट 10% पर एनम। फिर से 10% पर एनम है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ईच इंस्टॉलमेंट इफ द इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट, अब वो क्या पूछ रहा है, हाउ मच इज द ईच इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट भी बोल दिया है और फिर कह भी रहा है कि मेरे को हर एक इंस्टॉलमेंट बता दो, तो मैं कोई भी एक इंस्टॉलमेंट फाइंड कर लूँ, ठीक है, कोई भी एक इंस्टॉलमेंट फाइंड कर लूँ मैं, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। और सम ऑफ ₹4,620 इज टू बी पेड, तो ये क्या है, प्रिंसिपल, इतना हमें पेड करना है बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मीन्स उसने प्रिंसिपल कितना लिया है, 4620। अब इसका हमें इंस्टॉलमेंट पे करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। देखते हैं कैसे करना है। 10%, 10 से 11 हो जा रही है कोई भी चीज़, 100 से 121 हो जा रही है, इसको सेम बना लेंगे 11 से मल्टीप्लाई करके, इसको 11 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 10 110, ठीक है। इसको मैं ऐड कर दूंगा, 121 यूनिट कितनी है अपने पास, सॉरी गिवन क्या है 4620, तो यहाँ से 210 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 4620, 4620। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे, 41 2 जा 42, 4 41 2 जा 42, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आई 122। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो एक इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो 121 यूनिट निकालना है, ये निकालना है ना 121 यूनिट, ठीक है। इसको मैं निकाल देता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 22 1 जा 22, 2 कैरी, 22 जा 44, 46, 4 कैरी, 22 1 जा 22, 26,
2662 ऑप्शन डी अपना आंसर है। आप डिटेल सम लगा के भी कर सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी आसान थी तो मैंने ऐसे किया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 4। अ मैन परचेज अ मोटर बाइक फॉर अ सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹10,800 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करके देखिए। चलिए मैं बताता हूँ अब आपको कैसे करना है। जिन भी बच्चों ने कर लिया वो अच्छी बात है, अभी वो मेरे साथ रिवीजन कर लेना। बाकी बच्चे देखते चलो कैसे करना है। अ मैन परचेस अ मोटर बाइक बाय करता है फॉर अ सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। भाई ये 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है। इसने उस बार क्या किया, क्वेश्चन में क्या किया, क्वेश्चन में ये किया कि भाई उसने इंस्टॉलमेंट ही गिवन कर दी कि ये ले भाई एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। 20% पर एनम बता दिया रेट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है वो मोटर बाइक की कॉस्ट प्राइस। अब मोटर बाइक की कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। ठीक है, बीस प्रिंसिपल निकालना है हमें। कॉस्ट प्राइस क्या है, स्टार्टिंग में जो भी जब वो खरीदने जा रहा था तो वो प्रिंसिपल ही है अपने आप में। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, इतने तो आप समझदार हो ही। ठीक, तो अब 20% कितना होता है 1/5। तो कोई भी चीज़ 5 से 6 हो जा रही है, 25 से 36 हो जा रही है, और 125 से कितनी हो जा रही है 216, 6 का क्यूब। अब वो कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट उसने गिवन कर दी है 10,800 और सारी इंस्टॉलमेंट सेम है तो इसको सेम बना लेंगे। फटाफट से 36 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप कुछ भी बना सकते हो पर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रेशियो होता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इधर भी चेंजेस आते हैं। अब मैं इसको 6 बना लूँ तो 36 में इसको डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा, 36 से मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए। फिर मेरे को इधर भी 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफ़ी। तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि जो भी बड़ा होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूँगा, इधर करूँगा किसका 36 का, इधर 6 का। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 से 15 और 5 से 30 तो 180। और ये बन जाएगा 25 5 जा 125 और 6 150। इतनी बात समझ में आ गई, 180 एंड 150। और ये तो 125 है ये। अब वो कह रहा है कि ये सारी इंस्टॉलमेंट हमने सेम करनी। तो 216 यूनिट किसके इक्वल है 10,800 के। देखिए आप, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व कैसे करूँगा, अब पूछ क्या रहा है, वो तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, 6 से मैं डिवाइड करूँगा तो 36, 6 से करूँगा तो कितनी बार जाएगा 6 1 जा 6 4, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। 6 से 2 बार करना है मैं 6 से डिवाइड। ठीक है, 6 3 जा 18। अब एक और बार आ करेंगे 6 5 जा 30 तो 50 आ रही है। तो 50 और इसको ऐड कर लेंगे। हमें ऐड करने के बाद मैंने बताया ये क्या है, इधर मैंने क्या लिखा है, ये है D20 और इधर क्या लिखा है मैंने, ये तो D20 है। ये क्या थी D20 डिस्काउंटेड वैल्यूज, और ये क्या थी, क्या बोला था मैंने इंस्टॉलमेंट्स। जब इंस्टॉलमेंट्स का सम करते हैं तो क्या आता है अमाउंट, और D20 का सम करते हैं तो क्या आता है प्रिंसिपल आता है। और अमाउंट के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, तो अभी मेरे को प्रिंसिपल से मतलब है, इनको कैलकुलेट कर लूँगा मैं, ऐड कर लूँगा सॉरी। तो 300 और ये कितना आएगा 430 430 455 455 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँगा मैं यहाँ से। 455 यूनिट की वैल्यू क्या निकलेगी 455 × 50, क्योंकि 1 यूनिट की मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 50 का। तो इसको मैं डिटेल सम से सॉल्व कर लूँ या फिर डायरेक्ट कर लेता हूँ। डायरेक्ट कर लेते हैं, आइए। कुछ नहीं है कैलकुलेशन, 5 5 जा 25, 5 आ रहा है, इसी में आ रहा है 5, यही अपना आंसर है। वैसे यूनिट डेट से भी हो गया ये। 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 5 जा 25 27 2 कैरी, 5 4 जा 20 22,750। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। आइए 5th क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन परचेस्ड अ बाइक, अ मैन डिसाइड टू परचेज 3 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹33,275 if the rate of interest at which 10% per month compound interest, then how much a man could have saved if he purchased the bike on paying the cash। अब इस क्वेश्चन को आप खुद ब खुद करना। ठीक है, सभी बच्चे इसका कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर टाइप करके बताएंगे। ओके, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बस उसने चेंज क्या कर दिया है, वैल्यूज चेंज कर दी है। ठीक है, और क्या चेंज कर दिया है इसने, मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बोला है।
और मंथली बोलने के बाद उसने क्या किया यहाँ पर 10% पर मंथ, रेट भी क्या बता दी कि 10% पर मंथ है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, ठीक है, 10% पर मंथ। जब इसने यहाँ पर अगर पर ईयर होता तो मेरे को क्या करना पड़ता, 10% को 12 से डिवाइड करना पड़ता, जब मेरे को पर मंथ जाके मिलती, क्या मिलती, पर मंथ जाके। पर अभी क्या है, पर मंथ उसने ऑलरेडी वो बोल रखा है, तो मेरे को 10% से ही काम चल जाएगा अपना। इतनी बात समझ में आती है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह ये होना है। इतने बेसिक्स तो आपको सभी को पता होंगे किस तरीके से हम जो चेंज करते हैं रेट को, पर यहाँ तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। अ मैन बोरोड अ सम ऑफ रुपीज 25,220 फ्रॉम अ बैंक। तो क्या करता है वो, बोरो करता है पी, कितना, 25,220, ये है पी, फ्रॉम अ बैंक एंड प्रॉमिस टू पे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बात करता है, कितने की, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। 5% रेट है ऑन CI, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। अब ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछ रहा है वो, और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। फिर वही उसने बेवकूफ़ी वाला काम किया है कि यहाँ पर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देके और हर एक की पूछने की कोशिश कर रहा है, किसी एक की भी निकाल लो, वही अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। 5% क्या होता है, 1/20, तो 20 से 21 हो जा रही है कोई भी चीज़, और 400 से 441, ठीक है, 8,000 से 9261, 9261, ओके। ये क्यूब है 21 का क्यूब, 9261, आपको याद होने चाहिए सभी को, मिनिमम 30 तक, स्क्वायर एंड क्यूब। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है कि उसने गिवन क्या है, क्या मैन वारोड सम गिवन है, इनको सेम करना पड़ेगा। मैं इसको सेम कर देता हूँ, 441 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 21 से कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो सब सेम ही हो गए, इधर करूँगा 441 से, इधर 21 से 441, तो 800, ये क्या आएगा 800, और 2 से करूँगा तो 82, 8880, सॉरी 8820, और इसमें करूँगा 21 4 जा कितना होता है 84। टेबल भी आपको याद होनी चाहिए 30 तक, ठीक। तो ये क्या है 8000, ये तो ऑलरेडी 8000 था ही, इसको हम ऐड कर देंगे, क्या आ रहा है, ठीक है, 8 या 24,000, फिर कितना है 1200, और कितना है 20, तो क्या आ जाएगा 26, इनको ऐड करेंगे 26,220। इतनी बात आपको समझ में आ गई, सॉरी गलती कर दी यहाँ पर एक, $25,220, ठीक है, मैंने 2000 ले लिया था यहाँ पर, 2200, अभी हो गया 25,220। और हम आप देखोगे यहाँ पर प्रिंसिपल भी गिवन कितना है 25,220, कितना आसान क्वेश्चन बनाया इन्होंने, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है 25,220 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1। जब 9261 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, एक ही इंस्टॉलमेंट किसी की भी निकाल दो, तो कितनी आएगी 9261। अब ऑप्शन में आपको दिख गया होगा आंसर, बताओ कौन सा है फटाफट से, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, ओके। अब देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, अ मैन बोरोस ₹3,000 एट 30% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेस बैक ₹1,000। कितना दे रहा है वो, हर साल बाद 1,000 दे रहा है। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे बैक एट द एंड ऑफ 3rd ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यूज। अब देखिए उसने क्या बोल दिया कि हर साल बाद जो है वो 1,000 रुपये रीपेमेंट, मतलब पेमेंट कर रहा है 1,000 का, इंस्टॉलमेंट कितने की दे रहा है 1,000 की। बट 3rd ईयर के एंड में वो, उसने ये नहीं बोला कि 3rd ईयर के एंड में भी 1,000 दे रहा है, उसने ये बोला, उसने बताया ही नहीं, अननोन कर दिया वैल्यू जो कि हमें निकालनी है, कि उसने बोल दिया मान लेते हैं x, कि 3rd ईयर के एंड में वो x अमाउंट दे रहा है, तो उससे सारा उसका क्लियर हो जा रहा है जितना भी डेट था। आइए देखते हैं 30% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मैन बोरोस कितना, प्रिंसिपल कितना है 3,000, और 30% क्या होता है 3/10, तो 3/10 कैसे कर सकता हूँ मैं, 10 से 13 हो जा रही है कोई भी, ठीक है। डिस्काउंटेड वैल्यू जो है जब इंस्टॉलमेंट बन रही है वो 10 से 13 हो जा रही है, ठीक। तो ये 100 से 169 और 1000 से
12,167। ठीक है, 13 का क्यूब क्या होता है? 12,167। अब देखते हैं, सॉरी गलत ले लिया मैंने। कितना होता है? ये होता है 1331, सॉरी 11 का कितना होता है? 1331। और 12 का कितना होता है? 1728। और 13 का कितना होता है? 2197। ये होता है। तो यहाँ पर मेरे को 2197 लिखना पड़ेगा, मैंने गलती कर दी। 2197। ठीक है, अब देखते हैं। कह रहा है हाउ मच अमाउंट शुड ही पे बैक एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब मेरे को एक बात बताओ, ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है कि नहीं? एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेस बैक 1000, मीन्स 2 साल तो उसने 1000 गिवन किए होंगे। ठीक है, दिए होंगे। तो क्या करेंगे? 13 का मल्टीप्लाई, इधर भी 13 का, तो ये हो जाएगा 130। इतनी बात समझ में आती है? तो ये तो 100 है ही है। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि भाई, क्या कह रहा है कि 1000 गिवन कर रहा है, तो 169 यूनिट किसके इक्वल है? 1000 के। यहाँ से 169 यूनिट किसके इक्वल है? 1000 के। इतनी बात समझ में आती है? ये भी 1000 के इक्वल है। अब वो कह रहा है कि हमें तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल नहीं, थर्ड ईयर में उसने कितनी ली थी। अब देखते हैं इंस्टॉलमेंट कितनी दी थी। अब मैं इसको मान लेता हूँ 2197 को एक्स। क्यों मान रहा हूँ मैं एक्स? क्योंकि एक्स पे करते ही उसका सारा डेट जो है क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? एक्स अमाउंट पे करते ही उसका सारा डेट जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकी मैं वैल्यू निकाल लूँगा। इधर से जो डिस्काउंटेड वैल्यूज हैं क्या निकल के आएंगी देखते हैं। तो यहाँ से निकल के आएगी 1000 अपॉन 169 इंटू 130। ये निकल के आएगी 1000 अपॉन 169 इंटू 100। और ये निकल के आएगी x अपॉन 2197 इंटू 1000। इतनी बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो अब हम सब क्या करेंगे? इसको ऐड कर लेंगे 130, ठीक है, अपॉन 169। पूरा अच्छे से ही लिख के कर देता हूँ, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। 169 क्या बताने चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ x अपॉन 2197। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पर अभी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैं इनको ऐड करूँगा तो वो किसके इक्वल आएगा? 3000 के इक्वल। यहीं पर ऐड कर देता तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता उसमें। ठीक है, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ठीक, कर तो मैं यहाँ भी सकता था, यहाँ पर फिर आप कहते कि ये क्या हो गया, अचानक से कन्फ्यूज़ हो जाते। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पूरी इक्वेशन में 2197 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2197 का। तो 2197 से कितने, ये जो है कैंसिल आउट होगा, तो ये ऊपर क्या आएगा? 169 से 13 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ भी आ जाएगा 13। ठीक, और ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? ये तो कैंसिल आउट हो ही गए सारे। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ से कुछ वैल्यू निकल के आएगी। क्या होगा? 13,169,0। इतनी बात समझ में आती है? इधर करूँगा तो 1300 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 प्लस 300 प्लस 9 270 प्लस 7 21। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, क्या आएगा ये? 1300, 1900, 1900 और 2900। ये कितना आएगा? 1300
ये 1900, 2900, 2990। तो x इक्वल्स टू ये आएगा 6300, 6570, 6591 माइनस ये कितना आया था, इसको फिर से ऐड कर लो 2990। इसको आप सॉल्व करो एक बार, देखो क्या निकल के आएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, इस पर 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 और 4, 4601, सॉरी 3601। क्या निकल के आएगा 3601, 10, ठीक है, 90 और 15 माइनस, ठीक, 3601 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 8। अ सुभाष परचेस अ रेफ्रिजरेटर एट दिस कंडीशन दैट ही विल पे 1620 एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर ही विल पे रुपीज दिस इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब इसमें क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में इसमें हो रहा है कैश डाउन पेमेंट। कैश डाउन पेमेंट क्या होता है, कैश डाउन पेमेंट, ठीक है, कैश डाउन पेमेंट होता है जो भी प्रिंसिपल है उसमें से कुछ अमाउंट अभी इमीडिएटली पे हो रहा है, जो कि है 1620, और ये जो बच रहा है, क्या बच रहा है, मैं मान लेता हूँ डी, डेट। ठीक है, तो डेट कितना बच रहा है, वही हमारा लोन है, मीन्स अब जो डेट है वही हम लोन करा रहे हैं उसके ऊपर, डी के ऊपर हमारा लोन है। अब देखते हैं वो क्या कह रहा है, 10% की रेट है, तो 10 से 11, फिर 100 से 121 और 1000 से 1331। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, क्या आएगा, क्या कहना चाह रहा है वो उसने। अब देखिए मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, मैंने यहाँ पर अजम्पशन लिए थे कई सारे, उसके बेसिस पे मैंने आपको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के हिसाब से मैंने ये बताई थी, ये वाली इक्वेशन बताई थी, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट थी, देखो इसमें। फिर मैंने जनरलाइज किया था तो यहाँ पर सारी मैंने चेंज कर दी थी। इतनी बात समझ में आती है, सभी मैंने चेंज कर दी थी। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो हल्की सी मिस्टेक हो चुकी है। ओके, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ भी देखो मिस्टेक है, R2 R3, ये क्या हो जाएगा RN। चलिए अब सही है। कौन सा क्वेश्चन था, बाइक वाला था ना, ठीक है, पर मंथ। अब देखिए यहाँ पर उसने पर मंथ दिया है तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना, 3 मंथ की बात कर रहा है और यहाँ भी रेट भी उसने मंथ में दे दी है। और ये तो 5th क्वेश्चन है, ये तो बता ही दिया था मैंने कैसे करना। हाँ ये था, विल पे रुपीज़ 2178, 2299 एंड 2668। मैं यहाँ पे वो बताना चाह रहा था कि वहाँ पर मैंने फिक्स्ड जो इंस्टॉलमेंट ली थी, उसके बाद मैंने जनरलाइज किया था, वहाँ पर डिफरेंट इंस्टॉलमेंट थी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला है, तो हमें यहाँ पर इनको सेम नहीं बनाना है हर बार की तरह, जैसे अभी तक हम बना रहे थे हर क्वेश्चन में। एज इट इज़ जो कंपेयर करते जाना है हमको इन इंस्टॉलमेंट्स को। 11 यूनिट किसके इक्वल है, 2178 के, 2178 के। एक बार लिख लेता हूँ, बार बार देखूँगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 2299 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, 1331, 2662 के। तो आप देखोगे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो 2 निकल के आ गई, और यहाँ पर कितनी निकल के आएगी, आप करके देख लो इसको। 11 से तो 2 9, ठीक है, यही आ रहा 09, सॉरी 11 से 11 बन जाए 11 9 तो 19। तो 1 यूनिट की निकल के कितनी आ रही है, 19। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ रही है 19। 11 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगी, 1 11 बन जाए 11 10 19, ठीक है, 8 198। तो मेरे को यहाँ से इनकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, डिस्काउंटेड वैल्यूज़, ये डीवीज़ थी, ठीक है, और ये इंस्टॉलमेंट्स थी, ठीक है। डीवीज़ की वैल्यू मिल जाएंगी मेरे को, डिस्काउंटेड वैल्यूज़ की एक्चुअल में वैल्यू क्या निकल के आती हैं,
10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1980, इसको करेंगे तो ये आएगा 1900, ये आएगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2000। इतनी बात समझ में आ गई। तो फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कैश प्राइस निकालना है, मैं इनको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 2000, 4000 प्लस 1800 प्लस 80, तो इसको ऐड कर दूंगा 5880। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया अपने पास डी, बताया था मैंने। जब मैं डी को यहाँ पर रखता हूँ क्या है 5880, तो ये जो है इधर जाएगा, तो हमें तो प्रिंसिपल निकालना है, RHS की तरफ जाएगा ये, तो ये पी आ जाएगा। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो आप इसको ऐड कर लो, कितना आएगा 10, एक कैरी 9, 9 से 17, 1 कैरी 6 7। सही है, कुछ गलती कर दी क्या मैंने इसको ऐड करने में, 0, ये 10 हो गया, 1 कैरी 9, 9 6 5 आएगा, 7500 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। अ मैन बोरोड 15,400 at 15% per annum compound interest. At the end of every year, he pays 2500 as part repayment. How much does he still owe after 3 such installment? अब आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, खुद से करने का ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिए। चलिए अब मैं इसको बताना स्टार्ट करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है कि वो पूछ रहा है हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट्स, मीन्स 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद अब भी कुछ अमाउंट बचा है जो कि उसको पे करना है, मीन्स अभी भी कुछ डेट बचा है उसको पे करना है, वो हमें निकालना है। ठीक है, वो यही पूछ रहा है कि कितना जो डेट है वो अभी लेफ्ट है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कैसे करना है इसको। वो कह रहा 15%। मैं एक काम करता हूँ, इसको m.1 से भी बता देता हूँ, तीनों मेथड से बताना पड़ेगा ये मेरे को। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है ये। m.1 से देख लीजिए। सबसे पहले p कितना है 15%। 15% कितना होता है 23/10। डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं अब इसको, सॉरी 23/20। ठीक है, क्योंकि 3/20 होता है, यहाँ से 23/20 मैं माइनस करूँगा कितना 2500। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ CI लग गया। इंटरेस्ट लगने के बाद इंस्टॉलमेंट माइनस हो रही है, देख पा रहे हो आप। फिर से 23/20 माइनस 2500। अब एक बार और कर देते हैं, 23/20 माइनस 2500। अब वो कह रहा है कि देखो कुछ ना कुछ बच जा रहा है, इतना करने के बाद भी, 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद भी कुछ ना कुछ बच जा रहा है। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन 1, और वहाँ पर एक बात बताई थी मैंने आपको। क्या बताई थी? क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ा हो और मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन 1 यही है ना। ठीक है, m.1 कौन सा था 6534, और ये कौन सा था, ये क्वेश्चन 1 था। लोन इज रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, हाँ कन्फ्यूज़न इसलिए हो गया, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया था, यहीं की यहीं मैंने सॉल्व कर दिया था। यहाँ पर 0 लिया गया था। कैसे लिया गया था आपको याद हो? मुझे कन्फ्यूज़न किस लिए हो गया था कि मैंने इसको मिटा के सॉल्व कर दिया इसलिए, और मैं बताना चाह रहा था वो बात, वो मिट गई है। ठीक, इसको मैं छोटा करके यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताई थी इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था अ लोन इज़ टू बी रिटर्न इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। जब 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहा था तो लोन सारा रिटर्न हो जा रहा था। तो यहाँ पर P × 11/10
-6534, फिर से लिख देता हूँ मैं, ये वाली जो लाइन थी पूरी, इंटू 11/10, फटाफट देख लेते हैं, -6534। तो जब वो सारा लोन रिटर्न हो जा रहा था तो यहाँ पर 0 लिखा था मैंने, ठीक है। और मैंने बताया भी था, इसको ध्यान से देखो, मैं जो भी बात मैं बताते चल रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करते जाओ आप अच्छे से। ये जो है फिर बाद में यूज़ होती है, हर बात का एक रीज़न होता है, मैं पहले बताता चलता हूँ, फिर आप कहोगे कि कहाँ पर बताई थी, ठीक है। सभी बातों को नोट डाउन करते जाना। तो 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9 में, अब वो कह रहा है कि देखिए कुछ ना कुछ बच जा रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा था, 0 हो जा रहा था, अमाउंट जो है सारा रिटर्न हो जा रहा था, अब कुछ ना कुछ बच जा रहा है। तो एक बात बताओ मेरे को, कुछ बच रहा होगा, ठीक है। तो क्या बच रहा होगा वो इतना करने के बाद भी, क्या बच रहा होगा? मैं यहाँ पर कह सकता हूँ x बच रहा होगा। अब मैंने माइनस क्यों किया, मैंने माइनस क्यों किया, उसको भी अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी अगर बात आपको समझ में नहीं आती तो आप एक काम करो, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, जैसे वहाँ 0 लिखा था तो वहाँ तो कुछ भी नहीं बच रहा था, यहाँ कुछ ना कुछ बच जा रहा है, तो यहाँ पर मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा था, इसको इधर लिख लिया था, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करो। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना खुद, काफ़ी टाइम निकल जाएगा, अभी मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा, तो ठीक है। इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और बाकी मैं इनके आंसर जो है पिन कर दूंगा, ठीक। अब क्वेश्चन 10, सॉरी इसको मैं m.2 से तो बताना ही भूल गया, m.2 से। अब m.2 से क्या कैसे करना है इसको, इंस्टॉलमेंट कितनी है, इंस्टॉलमेंट 2500, कितनी है 2500, तो यहाँ पर 2500 लिखेंगे, और 23/20 इधर क्या करेंगे, प्लस 2500 अपॉन 23/20 का स्क्वायर, प्लस 3 इंस्टॉलमेंट दे रहा है 2500 के बाद 23/20 का क्यूब, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को कि ये तो पहली डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई, ये सेकंड डिस्काउंटेड वैल्यू, थर्ड डिस्काउंटेड वैल्यू, ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना, ठीक है। ये डिस्काउंटेड वैल्यू है, जो अमाउंट बचा होगा, इस वाले से समझिए m.1 से, जो अमाउंट बचा है जो x, ठीक है, 3 साल बाद इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो अमाउंट बचा है, तो आप मेरे को एक बात बताइए, वो भी तो उसको भी तो मैं प्रिंसिपल के टाइम फ्रेम पर लेकर आऊँ, उस अमाउंट को भी मैं प्रिंसिपल के टाइम फ्रेम पर लेकर आऊँ, किस पर, इस टाइम फ्रेम पर। जैसे ए बी सी डी बाकी इंस्टॉलमेंट्स को मैं प्रिंसिपल के टाइम फ्रेम पर लाया, तो मेरे को एक बात बताओ, उस पर भी तो सिर्फ 3 साल का ही इंटरेस्ट लगा होगा, क्योंकि हम जो देख रहे हैं हम जस्ट 3 साल बाद ही देख रहे हैं कितना बचा है, 4 साल तक हम गए नहीं हैं, ठीक है, 3 साल बाद ही देख रहे हैं। वो अजम्पशन मैंने बताया था कि अगर हम मॉर्निंग में जो है 100 रुपये लेते हैं और इवनिंग में वापस कर देते हैं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसी तरीके से आप मान लो जो है हमने सुबह जो है इतना पेमेंट कर दिया, मीन्स हमने क्या किया, तीनों किस्त दे दी, तो हम शाम को हम देख रहे हैं कि भाई कुछ अमाउंट बचा, तो वो कितना बचा, उस पर अभी तो 3 साल की डिस्काउंटेड वैल्यू निकलेगी। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पर x लिखूंगा। बात आप तक पहुँच पाई हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने जो भी कहा है उसको आप रिवाइंड करके 1-2 बार सुनने की कोशिश करना दोबारा से। तो इस पर भी क्या लगेगा, 3 बार डिस्काउंटेड वैल्यू तभी निकलेगी ना। तो इसको मैं क्या करूँगा, जब ये p के इक्वल होगा, p कितना है अपना, p कितना है अपना 15,400, और यहाँ पर p कितना था, यहाँ पर गिवन था p 15,400। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x की, वही अपना आंसर हो जाएगा। अब m.3 देख लो फटाफट से,
कोई भी चीज़ 20 से 23 हो जा रही है, 400 से 529 और 8000 से कितनी 2100, 23 है इस बार तो 2197 नहीं 12167। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब 3 इंस्टॉलमेंट की तो कहानी हो गई है, डिस्काउंटेड वैल्यू 3 बार हमने इंस्टॉलमेंट बना दी। अब एक बार ऐसा भी तो रहा होगा जो अभी एज इट इज 8000 से 12,167 हो रहा होगा। जो x है ये x के लिए है, ये वाली 3 इंस्टॉलमेंट्स के लिए। अब ये वाली किसके लिए? ये x के लिए है जो कि बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब उसने सेम कहा है तो 3 इंस्टॉलमेंट सेम है, इसमें 529 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, इसमें करूँगा 23 का, इसमें 529 का, इसमें 23 का। ठीक है, तो ये तो सेम ही है, इतनी बात समझ में आती है। और एक बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये किसके, अब इनको इक्वेट करूँगा मैं किससे, इनको इक्वेट करूँगा, इतनी यूनिट किसके इक्वल है 2500 की, ये भी 2500 के इक्वल है, सभी सेम है तो सभी 2500 के इक्वल है। इधर मैं इनकी वैल्यू निकाल लूँगा, 8000 की निकल आएगी। ठीक है, और ये कितनी आएगी 9200। ठीक, ये कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 से कितना है 529 है, तो 1058 ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल लूँगा मैं इसी तरीके से। अब मेरे को एक बात बताओ, इसी तरीके से इनकी वैल्यू निकल आएगी, जो भी आएगी निकल के कंपेयर करके इस यूनिट को 2500 से क्या निकल के आएगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर M.3 है 2500 अपॉन 12167 इंटू 10580। इसी तरीके से 9200 की निकाल लेना, इसी तरीके से 8000 की निकाल लेना। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या करूँगा, आप M.2 देखो ध्यान से, कैसे 12167 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। देखो आप यहाँ से, यहाँ पर 2500 के इक्वल थी तो मैंने 2500 लिया, तो x के इक्वल है, तो 8000 इक्वल किसके होगा। अब देखना क्या करूँगा मैं, x अपॉन 12167 इंटू 8000। देखिए 12167 से डिवाइड करना है मेरे को यहाँ पे, और 8000 से मल्टीप्लाई करना है। इतनी बात समझ में आती है। जब हम इस सब को ऐड कर देंगे, इनकी भी वैल्यू निकाल के इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा जो कि गिवन कितना है, कितना गिवन है, जो भी मान लो इसके बाद मेरे पास निकल के आती है m प्लस, इसको आप ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए पूरी इक्वेशन बना के लिख देता हूँ, सॉल्व आप कर लेना। 2500 अपॉन 12167 इंटू 10580 प्लस कितना है 2500 अपॉन 12167 इंटू 9200 प्लस 2500 अपॉन 12167। हर एक के लिए अलग दिया, वैसे मैं कॉमन लेके भी कर सकता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, वो आप कर सकते हो। ठीक, 9200 नहीं है 8000 है, प्लस फिर क्या है 8000 x, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ आपके लिए, 8000 x अपॉन 12167। जब मैं इसको ऐड करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 15400। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर यही वाली चीज़ हो रही है M.3 में। ठीक है, बस करने का तरीका थोड़ा हॉरिजॉन्टल वे में हो जाता है इस तरीके से। अब क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 जो है SSC GD में रखा है, SSC के एग्ज़ाम में, ये GD के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी, जब भी अगर ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखता है कि हाउ
हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट आफ्टर 4 इंस्टॉलमेंट। तो आप क्या करना है, इसको सबसे बाद में करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें डेटा सम भी नहीं लग पाता, हमें अप्रोक्सीमेशन लगा के आंसर निकालना पड़ता है, क्योंकि नियरेस्ट आंसर निकलता है, ठीक है, डेसिमल में। तो मैंने 3 क्वेश्चन लगाए थे इसके ऊपर, तो एक क्वेश्चन मैंने तीनों मेथड से आपको समझा दिया है, क्वेश्चन 9 जो है, ठीक है, जो कि विद्युत विभाग के एग्जाम में आया है एमपी के, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 हो गया SSC GD का, और क्वेश्चन 11 हो गया DSSB में आया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप देख लो, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके आंसर बताना। अब क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। अ टेबल वॉज बॉट विद एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ ₹750 एंड आफ्टर 6 months फॉर 436। अब कह रहा है कि 6 महीने बाद जो है, 6 महीने बाद ही सारा कर्जा चुक जाता है, और 436 की पेमेंट करने के बाद सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, 436 पे कर दो और चुक जाएगा। और कैश डाउन पेमेंट कितने पे खरीदा जाता है, 750 देने के बाद। इफ द रेट ऑफ इट चार्ज इज 18% पर एनम। अब रेट इसने 18% पर एनम दे दी, मैंने बताया था एक क्वेश्चन में, 5th क्वेश्चन में क्या था, मंथली दी थी, तो वहाँ तो कोई बात नहीं थी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, हाँ वहीं पर 5th क्वेश्चन में मंथली करके दी थी, वहाँ तो कोई बात नहीं थी। पर इस बार क्या किया है इसने, एक जो क्या कर दिया है, आफ्टर 6 months जो पेमेंट हो रहा है वो आफ्टर 6 month कर दिया, और रेट जो चार्ज हो रही है वो पर एनम बता दिए। तो इसको भी हमें मंथ के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, तो पर 6 month के हिसाब से चेंज कर लेंगे, मीन्स हाफ ईयरली के हिसाब से। तो ये 12 महीने के लिए 18 जो है किसके लिए, 12 मंथ के लिए, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 18/2 तो किसके लिए आ जाएगा, 6 month के लिए, हाफ ईयरली हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, कॉमन सेंस है ये। तो यहाँ पर रेट कितनी हो जाएगी, डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करके कितनी आ जाएगी, 9%। तो क्या हो जा रही है, 100 से 109। अब एक ही तो किस्त है, कैसे भी कर लो, ठीक है। अब कैश डाउन पेमेंट भी हो रहा है, तो कैश डाउन पेमेंट कैसे हो रहा है, तो मैं कहूँगा P - 750 इक्वल्स टू डी क्या है, डेट, ठीक। तो 109 यूनिट किसके इक्वल है, 436 के। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। तो ये कितनी बार जाएगा, इससे 4 टाइम्स। तो ये कितना आएगा, 100 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आएगी, ये निकल के आएगी 400 आएगी। तो ये क्या आ गया अपने पास निकल के, ये आ गया प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकल के, सॉरी डेट डी। तो यहाँ से मैं इसमें डी की वैल्यू रख देता हूँ 400, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1150। आंसर ऑप्शन ए अपना आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। अ सम ऑफ ₹P वॉज बोरोड एंड पेड बैक इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ईच ऑफ 35,280, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5% कंपाउंडेड एनुअली देन द वैल्यू ऑफ P इज। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, इसको आप खुद करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे। ऐसे तो मैं कई सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है, ठीक है। CGL 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A sum of ₹6,000 is to be paid back in 2 equal annual installments. Each installment is to be paid at the end of every year. How much is installment if the interest is compounded annually at 2%? ठीक है, ये भी है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इसमें भी डिटेल सब नहीं लग पाएगा, डेसिमल में आंसर आ रहा है। चलो फिर भी मैं इसको बता देता हूँ। 2% की रेट है, 2% कितना होता है, 1/50। तो 50 से 51 हो जा रहा है, और कितना हो जा रहा है, 2 बार हो रहा है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। 2500 से 2601, ठीक है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पर किसका 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी 51 का, इधर 51 का करूँगा तो क्या आएगा, 2550। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अ सम ऑफ ₹6,000 इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो कितना पे हो रहा है, 6,000। तो इसको ऐड करूँगा तो मैं क्या आएगा, 4,000। तो ये कितना आ जाएगा, 4,000, 5,000, 5,550, यही आ रहा है। आप देखो एक बार, 2,500, 2,500, 5,000, ठीक है, 5,050 आ रहा है। गलत कर दिया, कितना आ रहा है, 2,500 और 2,500, 5,050, ठीक है। अब देखते हैं
वो क्या पूछ रहा है, हाउ मच इज ईच इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली 2%। और 5,050 किसके इक्वल है, 6,000 के। इसको आप सॉल्व कर लो, 6,000 अपॉन 5050, ठीक है, ये 1 यूनिट हो गई। कितनी हो गई ये 1 यूनिट, 1 यूनिट। और निकालना कितना है मेरे को, 2601। तो 2601 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 2601 निकालूंगा तो 6,000 अपॉन 50 इंटू 2601, क्या निकल के आ जाएगी, 2601 यूनिट। यही निकालना है मेरे को। इसको आप सॉल्व कर लो, 5 से डिवाइड कर दो इसको। 5 1 जा 5, 0 1, 5 12 जा 120। अब आप देखोगे 101 से ये 1 टाइम जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये तो प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। आप देखो, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 120 का 101, तो 101 माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये 9 आएगा और ये 1 आएगा, 19। तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो फिर से कितना आ जाएगा, 1.1। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जब 1.1 समथिंग आ रहा है तो 1.1 का मैं 2601 में मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। छोटा कर लेता हूँ इसको, क्या करूँगा, 1.1 का 2601 में मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए यहाँ बता देता हूँ, 1.1 समथिंग है इंटू 2601 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। तो इसको 2601 तो रहेगा ही रहेगा, 2601 प्लस, अब 0.1 है तो 260 तो आएगा ही आएगा। अब इसको आप देख लीजिए कौन सा है नियरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 2800 के आसपास कौन सा है, 3500 तो जाना नहीं है ये, ठीक है। तो 3090.30 अपना आंसर है। और ये तो काफ़ी छोटे हैं, ये अपना आंसर हो ही नहीं सकते। वैसे भी 2600 से ही छोटे हैं ये तो, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकते अपना आंसर, ठीक। इन दोनों में से हमें कन्फ्यूज़न था तो हमने चेक कर लिया, तो ये तो काफ़ी दूर हो रहा है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है, ये अपना आंसर है, ऑप्शन बी। 15, Sohan borrowed money at the rate of 20% per annum on compound interest. Interest was compounding annually and he paid it in 3 equal annual installments. 3 equal installments. Each installment was to be paid at the end of every year. If each installment was for 1250, then the money borrowed by Sohan was नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है। तो इसमें भी डिटेल समझने लगेगा। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। एक बार मैं इसका बेसिक बता देता हूँ इस क्वेश्चन का फिर से। 20% क्या होता है, 1/5, तो 5 से 6 और 25 से 36 और 125 से 216, ठीक है। इसको सेम बना लेंगे, ऐसा मैंने बताया भी है, एग्जैक्टली यही रेट थी, ठीक है। 3 ही इंस्टॉलमेंट थी, मैंने ये बताया भी है अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा क्वेश्चन 36, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना है 125, और ये कितना आ रहा था, ये 150 आ रहा था और ये 180 आ रहा था। इनको ऐड कर रहे थे, मुझे याद भी है, इनको ऐड करके क्या आ रहा था, 455, यही आ रहा था। 300 और 430, 455, ठीक है। तो 216 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1250। तो यहाँ से 455 यूनिट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ये आप सॉल्व कर लेना। 1250 अपॉन 216 इंटू 455, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो आज के लिए हमने 15 क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इंस्टॉलमेंट्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डेरिवेशन देखा, किस चीज़ का डेरिवेशन था, हमें डिस्काउंटेड वैल्यूज़ पी के इक्वल लेके आनी थी इन दी एंड, ठीक है। हमने डिस्काउंटिंग समझी थी, ओके। डिस्काउंटेड वैल्यूज़ को हमने इंस्टॉलमेंट बनाया था। तो क्वेश्चन 1 में मैंने आपको तीनों मेथड से विद कैलकुलेशन सॉल्व करके बताया था। आप जो है इस क्वेश्चन को बेस मान के सभी क्वेश्चंस को इसी तरीके से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये M.1 था, ये M.2 था। M.2 में आपको ये जो मैंने बताया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यूनिटरी मेथड के थ्रू ये
आपको समझना है अच्छे तरीके से, तभी आपको M.3 में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये M.3 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने बोला था आप जो है इसको खुद ब खुद सॉल्व करना, इसमें कुछ नहीं था, बाकी सभी क्वेश्चंस की तरह था ये भी। अब क्या था क्वेश्चन 9, 10, 11, क्वेश्चन 9, 10, 11 जो थे थोड़े अजीब क्वेश्चन थे। अजीब क्या था इनमें, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी वास्ट थी। ठीक है, डिफ़िकल्ट था थोड़ा क्वेश्चन, जो है कैलकुलेशन फंस रही थी इसमें। ठीक है, तो आप सभी इस मेरी आपसे यही राय है, यही एडवाइस है आपके लिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करोगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन फंस जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंस्टॉलमेंट इन सिंपल इंटरेस्ट लेके आएंगे।